हेलो बच्चों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। उम्मीद है आप लोग बढ़िया होंगे, पढ़ लिख रहे होंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.2 के इंट्रोडक्शन की बात किया था। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.2 के सॉल्यूशन की बात करेंगे। तो उसमें से पहला क्वेश्चन हमने लिख रखा है, देखिए रिक्त। इस क्वेश्चन में करना क्या है, रिक्त समुच्चय के उदाहरण आपको बताने हैं। भाई ये आपके पास चार समुच्चय दिए हैं, 1 2 3 4। इनमें से आपको बताना है कौन सा रिक्त समुच्चय है, कौन सा रिक्त नहीं है। और जो रिक्त नहीं है मतलब अरिक्त है। भाई दो समझिएगा, एक तो रिक्त जिसमें कोई अवयव नहीं, और जो रिक्त नहीं है मतलब जिसमें अवयव है उसको अरिक्त बोल देते हैं, नॉन एम्प्टी सेट बोल देते हैं। वो समझाने वाली कोई बात है नहीं, ठीक है। चलिए देखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन बोलता है, दो से भाज्य विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। तो भैया ऐसी संख्याओं का हमको समुच्चय बनाना है जो कि दो से भाज्य हो और विषम प्राकृत संख्या भी हो। तो क्या ये बताओ, ऐसी कोई विषम प्राकृत संख्या है क्या जो दो से भाज्य हो? भाई विषम की तो डिफिनीशन ही यही होती है ना कि जो दो से भाज्य ना हो, मतलब जिसको आप दो से भाग ना दे सको वो विषम है। और यहाँ आपसे क्या पूछना चाह रहा है, यहाँ पूछना चाह रहा है कि वो विषम संख्याएं बताइए जो दो से भाज्य हो। तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। तो भैया इस समुच्चय में कोई भी अवयव आएगा क्या? कोई भी अवयव नहीं आएगा भाई। तो ये क्या है, एक रिक्त समुच्चय है। कैसा समुच्चय है? एक रिक्त समुच्चय है। ध्यान रखिएगा, रिक्त समुच्चय की डिफिनीशन हमने क्या बताई थी आपको? भाई रिक्त समुच्चय क्या होता है? ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या 0 हो, या यूं सिंपल भाषा में कहें जिसमें कोई अवयव ही ना हो, उसे रिक्त समुच्चय कहते हैं, एम्प्टी सेट कहते हैं, वॉइड सेट कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपसे क्या बोलता है, सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। तो यहां ध्यान से देखिएगा, सम भी हो अभाज्य भी हो। तो भैया अभाज्य का मतलब क्या होता है, पहले ये समझिए, ठीक है। अभाज्य का मतलब ये होता है कि जो कि सिर्फ एक से विभाजित हो, 1 से, और खुद से विभाजित हो। जैसे 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 2 है, 13 है, 11 है, ठीक है। ये सब के सब क्या है, सिर्फ खुद से विभाजित है और एक से। अच्छा, लेकिन अब आपसे बोला है कि क्या सम अभाज्य बताइए। सम, अच्छा सम की डिफिनेशन क्या होती है? जो 2 से विभाजित हो जाए। तो क्या कोई ऐसी नंबर एग्जिस्ट करती है कि जो 2 से भी विभाजित हो और उसके जो क्या कहते हैं गुणनखंड आए सिर्फ एक और वो खुद नंबर हो, ठीक है। ऐसा सिर्फ 2 ही पॉसिबल है भैया, 2। देखिएगा 2 एक ऐसी नंबर है जिसके सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं, 1 और 2। कहने का मतलब सिर्फ ये 1 से विभाजित है और खुद से विभाजित है, और खुद से विभाजित है मतलब 2 से विभाजित है, और 2 से विभाजित है मतलब सम है। तो भैया ये अभाज्य भी हुई, सम भी हुई, तो इसमें एक अवयव आएगा, वो भी कितना होगा, 2 होगा, ठीक है। तो क्या ये रिक्त समुच्चय है? नहीं भाई, ये रिक्त तो नहीं है, ये रिक्त समुच्चय नहीं है। लेकिन ये कौन सा समुच्चय है? अगर हम ये बात करें तो देखो, हमने आपको कल बताया था सिंगलटन सेट है। क्या? एकल समुच्चय है। कैसा समुच्चय? एकल समुच्चय है, इसको बोलते हैं सिंगलटन, ठीक है। देखिए इंग्लिश आपको इसलिए बताते हैं, इंग्लिश जरूरी है भाई, ठीक है। ये जो वर्ड्स होते हैं उनकी इंग्लिश आपको पता होना जरूरी है, ठीक है। चलिए अच्छा, अब एक सवाल उठता है, तो क्यों जरूरी है भाई? हम हिंदी मीडियम के छात्र हैं, अंग्रेजी क्यों जरूरी है? तो भाई आप इंटर के बाद किसी भी यूनिवर्सिटी में दाखिला लेंगे, सब इंग्लिश में पढ़ाई होनी है। चाहे आप बीएससी करें, बीए छोड़ दे तो, ठीक है। और साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट है तो मैं यही होप करूंगा कि आप बीए तो नहीं करेंगे भाई। 100 में से एक ही बच्चा होगा जो बीए करेगा, जिसको भविष्य में, जिसका सिर्फ टारगेट हो मान लो IAS PCS या यूँ कहें सिविल सर्विसेज के एग्जाम में जाना, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए अगला क्या कहता है, सभी x का समुच्चय है जहां x एक प्राकृत संख्या है। पहली कंडीशन क्या, x कैसी होनी चाहिए, एक प्राकृत संख्या होनी चाहिए। चलो एक प्राकृत संख्या होनी चाहिए, पहली कंडीशन हमको मिल गई। दूसरी कंडीशन क्या बोलता है कि x कैसा होना चाहिए, 5 से छोटा होना चाहिए। क्या? x 5 से छोटा होना चाहिए, मतलब 5 से छोटी प्राकृत संख्या क्या, 5 से छोटी 4 3 2 1, ठीक है भाई। यही तो 5 से छोटी प्राकृत संख्या है, क्या 1 2 3 4, यही तो है। और साथ ही साथ इस कंडीशन के साथ एक कंडीशन और लगी है, क्या, x जो है वो 7 से बड़ा होना चाहिए। 7 से बड़ी प्राकृत संख्या है क्या भैया, 8 9 10 ऐसे एंड सो ऑन, ये बढ़ता चला जाएगा। बताओ यही तो होगा। तो भाई अब देखो, प्राकृत संख्या तो बोल दिया, तो प्राकृत संख्या हमने निकाली इन दोनों कंडीशन से। क्या? ऐसी प्राकृत संख्या है जो कि 5 से छोटी हो, ऐसी प्राकृत संख्या है जो 7 से बड़ी हो। और दोनों कंडीशन और लगा हुआ है ना भाई, और तो लगा नहीं है, एंड लगा है भाई।
या लगा होता तो एक बार चल जाता, ठीक है। या के केस में क्या हम यूनियन निकालते थे, ठीक है, और के केस में हम इंटरसेक्शन करते हैं ना, याद है सेट, ठीक है। सेट में मतलब सेट तो पढ़ ही रहे हैं, सेट पहला लेक्चर याद होना चाहिए, ठीक है। यूनियन, अच्छा जी अभी तो आपको पढ़ाया ही नहीं यूनियन, और कोई बात नहीं। और का मतलब ये समझिए, चलिए नॉर्मल भाषा में समझते हैं। और का मतलब क्या हो जाएगा कि ये भी हो और ये भी हो, क्लियर है भाई, ये भी हो और ये भी हो। तो ये बताओ क्या ये दोनों कंडीशन एक साथ कभी आ सकती हैं? क्या हम भाई ये कह सकते हैं ऐसी कोई प्राकृतिक संख्या ले सकते हैं क्या जो 5 से छोटी भी हो और 7 से बड़ी भी हो? नहीं ले सकते भाई। तो ये इसमें कोई अवयव आएगा क्या? नहीं। तो ये एक रिक्त समुच्चय होगा। यस, ये एक रिक्त समुच्चय है। कैसा समुच्चय है? इधर लिख दें, ये एक रिक्त समुच्चय है, ठीक है। इसमें कोई भी अवयव नहीं आएगा। चलिए अगला देखते हैं। सभी y का समुच्चय है जहाँ y किन्हीं दो समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है। अच्छा जी, y जो यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो समुच्चय है उसके जो अवयव y हैं, तो y, ठीक है, y के बारे में उसके बाद इन्होंने क्या बताया, उसकी प्रॉपर्टीज बताई। सेट बिल्डर फॉर्म अगर आपको याद हो, समुच्चय निर्माण विधि है ना, ये y की प्रॉपर्टी बताई क्या, कि वो y कैसे बिंदु हैं, तो समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु। तो भैया समांतर रेखाओं में उभयनिष्ठ बिंदु कभी हो सकता है? बताओ, अगर एक रेखा L1 हमने ऐसे खींच दी और एक रेखा L2 ऐसे खींच दी और ये दोनों को कह दिया कि L1 समांतर है L2 के, अगर ऐसा कह दिया तो उभयनिष्ठ कब मिलता है भाई? उभयनिष्ठ तब मिलता है जब एक दूसरे को काटते हैं। भाई दो रेखाएं, जैसे ये एक रेखा L1 है और ये रेखा L2 है, अगर ये दोनों एक दूसरे को कट कर रही हैं जिस बिंदु पर, वो बिंदु उभयनिष्ठ बिंदु कहलाता है। लेकिन अब भाई समांतर है, कट तो कर नहीं रही है। रेखाएं दो प्रकार से हो सकती हैं, कैसी? या तो एक दूसरे कट करेंगी या कभी नहीं कट करेंगी। जब कभी नहीं कट करेंगी तो वो समांतर रेखाएं हो जाती हैं। तो भैया समांतर रेखाएं कभी कट ही नहीं करती, तो इसमें उभयनिष्ठ बिंदु मिलेगा क्या? कभी नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये समुच्चय कैसा है? रिक्त समुच्चय है, इसमें कोई अवयव ही नहीं है। चलो लिख लें इसको भी। भाई जो बातें हम आपको बोलते हैं उनको अपनी भाषा में आप 1-2 लाइन में अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हो, जिससे कि आपको आसानी रहे बाद में समझने के लिए, ठीक है। क्योंकि जो जितनी बातें हम बोलते हैं उतनी हम पूरी लिखते ही नहीं हैं, ठीक है, पॉसिबल भी नहीं है। भाई अपने पास डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, ठीक है, नॉर्मल बोर्ड है। चलिए नोट करिए। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन क्या कहता है? ये क्वेश्चन कहता है कि निम्न दिए गए समुच्चयों में से परिमित समुच्चय और अपरिमित समुच्चय छांटिए। चलिए भाई, तो परिमित मतलब क्या भैया? फाइनाइट, और अपरिमित मतलब नॉन फाइनाइट, ठीक है। चलिए, तो परिमित के लिए हमने क्या बताया था? ऐसा समुच्चय जिसमें आप अवयवों की संख्या को गिन सकते हो, मतलब जिसके एलिमेंट काउंटेबल हो, ठीक है। और अपरिमित के लिए हमने क्या बताया था कि ऐसा समुच्चय जिसमें आप अवयवों की संख्या को गिन नहीं सकते हो। कहने का मतलब क्या है? नॉन काउंटेबल हो, जिनके अवयव, जिनके एलिमेंट्स अनकाउंटेबल हो, नॉन बोल दिया, ठीक है, ग्रामर मिस्टेक, ठीक है, अनकाउंटेबल हो। चलो देखते हैं, पहला समुच्चय क्या कहता है? वर्ष के महीनों का समुच्चय। तो भाई क्या वर्ष के महीनों का समुच्चय? देखिए अगर हम बनाते हैं तो भाई जनवरी, इंग्लिश में लिख दिया, कोई नहीं, फरवरी, ठीक है, क्या जनवरी, फरवरी आपको पता है, ठीक है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो लास्ट दिसंबर पड़ता है, ठीक है। कहने का मतलब हम समुच्चय बना सकते हैं, और बनाने के लिए ठीक है। क्वेश्चन यहाँ ये नहीं कि समुच्चय हम बना सकते हैं या नहीं बना सकते, क्वेश्चन ये है कि फाइनाइट है कि नॉन फाइनाइट है, मतलब परिमित है या परिमित। तो बताओ वर्ष में कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं ना। तो अगर आप इसका समुच्चय बनाओ तो इसमें अवयवों की संख्या को गिन सकते हो ना, मतलब इसमें एक निश्चित अवयवों की संख्या कितना निश्चित है ना, 12 महीने होते हैं ना। तो ये कैसा समुच्चय है? परिमित समुच्चय है भैया, परिमित है, ठीक है, क्या परिमित समुच्चय है, इसमें अवयवों की संख्या को हम गिन सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या है? 1 2 3 एंड सो ऑन। अच्छा, ये 1 2 3 एंड सो ऑन दिया, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि देखिए 1 2 3, ये आपको देखकर लग रहा है कि ये प्राकृतिक संख्याएं दिया हुआ है, और ये एंड सो ऑन लगा है, मतलब ये ऐसे चलता जाएगा, 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मतलब ये इनफाइनाइट की ओर ऐसे ही चलता चला जाएगा, कभी ख़त्म नहीं होगा। तो ये कायदे से देखिए तो ये है क्या? प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है, बताओ है कि नहीं है? भाई ये तो समुच्चय पहचानना हुआ कि प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। अच्छा ये बताओ,
अब यहाँ क्या हम अवयवों को गिन सकते हैं? प्राकृत संख्याएं क्या लिमिटेड है क्या? नहीं भाई, वो 1 से शुरू हुई तो इनफाइनाइट तक गई ना, ठीक है। तो ये क्या हो गया? अपरिमित समुच्चय हो गया। कैसा समुच्चय है? अपरिमित समुच्चय है, ठीक है। कैसा समुच्चय? अपरिमित समुच्चय है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या बोलता है? 1 2 3 एंड सो ऑन 9900, मतलब ये 1 से शुरू हुआ। ये भी यहाँ देखिए, यहाँ भी प्राकृत संख्या है ना, 1 2 3 ऐसे चला जा रहा है और 100 तक जा रहा है, ठीक है, 100 तक जा rहा है। ये भी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है, लेकिन 1 से 100 तक की प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है। ध्यान से देखिए, तो ये 1 से 100 तक की प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है ना, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है। तो ये बताओ, यहाँ क्या अवयवों को हम गिन सकते हैं क्या? भाई ऑब्वियस गिन सकते हैं, और आप देखकर बता भी सकते हो 100 अवयव आएंगे। भाई 1 से 100 तक की नंबर ही तो लिखी है, प्राकृत संख्याएं तो लिखी है 1 से 100 तक की, तो इसमें अवयवों की संख्या को आप गिन सकते हो। जहाँ काउंटेबल है, जहाँ गिना जा सकता है, वो परिमित है। तो ये कैसा समुच्चय है? परिमित समुच्चय है। कैसा समुच्चय है? परिमित समुच्चय है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय। अब भाई 100 से बड़े धन पूर्णांक, चलो लिख लो। अगर लिखोगे भाई, अगर इसका समुच्चय बनाने का आप ट्राई भी करोगे तो देखो 101, 102, 103 ऐसे ही एंड सो ऑन आप बनाते चले जाओ और इनफाइनाइट तक बनाओ। कहने का मतलब ये है 100 से बड़े धन पूर्णांक अनगिनत हैं, ठीक है। आप गिन नहीं सकते 100 से बड़े धन पूर्णांक, नहीं गिन सकते ना, तो अपरिमित है भाई। देखा कितना आसान है भाई, परिमित अपरिमित, ठीक है। समुच्चयों को पहचानना बहुत आसान है, फालतू का हुआ नहीं बनाना है इसको, ठीक है। चलिए अब क्या बोला? 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। अच्छा जी, अभाज्य पूर्णांक 99 से छोटे, तो देखो 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांक कौन से होंगे? जरा अगर हम इसका समुच्चय बनाना चाहें तो ध्यान से देखो, ये क्या बनेगा? ये बनेगा 2, क्या बनेगा? 2 बनेगा, 3 बनेगा, ध्यान से देखिए, अभाज्य पूर्णांक, ठीक है। 2 बनेगा, 3 बनेगा, 5 बनेगा, 7 बनेगा, ऐसे करते करते आप बनाओगे तो 99 से छोटे, मतलब क्या? 99 से पहले 98 आता है, लेकिन 98 तो भाज्य है क्योंकि वो 2 से विभाजित हो जाएगा। 97 अभाज्य है, तो 97 तक जाएगा। तो ये बताओ अगर हम सारे के सारे अभाज्य संख्याओं को लिख डालें ना, तो गिन सकते हैं ना, और जब गिन सकते हैं तो ये समुच्चय कैसा है? परिमित समुच्चय है भैया। अब मुझे नहीं पता कितने आएंगे, लेकिन हम गिन सकते हैं अगर सारे के सारे अभाज्य संख्याओं को यहाँ लिख लें तो भाई जिनको गिन सकते हैं वही तो क्या है? परिमित है। नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। एक बात का ध्यान रखिएगा भैया, कुछ लोगों के मन में आता है कि सर अभाज्य संख्याएं जो सिर्फ 1 से विभाजित हो और खुद से विभाजित हो उन्हीं को अभाज्य कहते हैं। तो आपके मन में क्वेश्चन आ सकता है कि सर यहाँ जैसे पॉजिटिव नंबर्स लिए हैं, निगेटिव भी तो ले सकते हैं। तो एक बात ध्यान रखिएगा, कभी भी अगर अभाज्य संख्याओं के बारे में बात करिएगा तो 1 से बड़ी, क्या उसकी डिफिनीशन में ही होता है 1 से बड़ी प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है। 1 से बड़ी ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जो खुद से विभाजित हो और 1 से विभाजित हो, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए 1 से बड़ी, ध्यान रखिएगा इस बात का। नेगेटिव नंबर इसीलिए अभाज्य संख्याओं में नहीं लेते, नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में भी परिमित और अपरिमित ही आपसे पूछा है, ठीक है। चलिए देखते हैं। यहाँ सारे के सारे क्या सेट बिल्डर फॉर्म है, एक्चुअली स्टेटमेंट है, ठीक है। चलिए देखिए क्या बोल रहा है पहला क्वेश्चन, एक्स एच के समांतर रेखाओं का समुच्चय। चलो देखते हैं। एक्स एच, भैया ये एक्स होता है, ये वाई होता है। अब इसके समांतर रेखाएं खींचनी है, तो देखो हम कितनी भी रेखाएं खींच सकते हैं भाई, इनफाइनाइट रेखाएं। इनको गिन सकते हो क्या? इनको गिन सकते हो क्या? नहीं गिन सकते भैया। एक्स एक्सिस के अराउंड, एक्स एक्सिस के पैरेलल में, या यूं कहें कि समांतर में अनगिनत रेखाएं खींच सकते हो आप, तो आप नहीं गिन सकते हो। तो ये कैसा समुच्चय है? अपरिमित समुच्चय है। कैसा समुच्चय है? अपरिमित समुच्चय है। भाई निश्चित तो है नहीं कि एक्स अक्ष के समांतर हम इतनी रेखाएं खींच सकते हैं, अनिश्चित है ना, निश्चित नहीं है। तो ये कैसा है? अपरिमित समुच्चय है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। अब देखो अंग्रेजी वर्णमाला में 26 लेटर होते हैं, हमको पता है, ये एकदम फाइनाइट है, निश्चित है। तो ए से जेड तक जितने भी, ए से जेड तक 26 वर्णमाला हम लिख दें, 26, और वही हमारा समुच्चय हो जाएगा।
हो जाएगा कि नहीं? तो भैया ये निश्चित है, यहाँ संख्या निश्चित है, इसको हम गिन सकते हैं, ठीक है। जब गिन सकते हैं तो ये परिमित है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज है। भैया 5 के गुणज संख्याओं का समुच्चय, मतलब 5 के गुणज का मतलब क्या, 5 ऐसे अगर आप समुच्चय बनाना चाहें तो 5, 10, 15, 20 ऐसे ही आप बनाते चले जाओ, इनफाइनाइट तक बनेगा 5 का गुणज, ठीक है। कुछ लोगों के मन में वो आता है कि टेबल पढ़ते हैं 10 तक की, 50 पर ख़त्म, नहीं, 11 बार कर दो 55 हो जाएगा, 12 बार कर दो 60 हो जाएगा, 13 बार कर दो 65 हो जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि ये कैसा है, अपरिमित, यहाँ कोई संख्या निश्चित नहीं है, ठीक है। यहाँ हम गिन नहीं सकते कि 5 के कितने गुणज होंगे, तो ये कैसा है, अपरिमित है। तो इधर लिख देते हैं, इधर दिखेगा ना, हाँ कैसा है, ये एक अपरिमित समुच्चय है, ठीक है। चलिए अगला समुच्चय देखते हैं, पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। अच्छा ये बताओ, आपको पता है ना पृथ्वी पर कितने जानवर रहते हैं? नहीं पता, कोई बात नहीं, लेकिन निश्चित है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हमको पता नहीं कि पृथ्वी पर कितने प्रकार के और कितने जानवर रहते हैं, ठीक है। तो पृथ्वी पर जितने भी प्रकार के जानवर रहते हैं उन सबका समुच्चय बनाना निश्चित है, क्योंकि पृथ्वी पर रहने वाले जानवर निश्चित है ना, ऐसा तो नहीं कि अनिश्चित है। तो ये एक परिमित हो गया, ठीक है। ये क्या है, परिमित समुच्चय है, ठीक है। चलो भाई हम इंसान हैं, हम मार्स पर जा सकते हैं, तो जानवरों को गिनना कौन सी बड़ी बात है, ठीक है। चलो, मूल बिंदु 0,0 से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय, ठीक है। अब देखो 0,0 मूल बिंदु ये होता है, इससे कितने वृत्त पास हो सकते हैं, ठीक है। इससे पास होने वाले या इससे होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय अगर आप बनाओ तो ढेर सारे वृत्त बना सकते हो, जितने मन हो उतने वृत्त खींच लो भाई, मूल बिंदु से होकर जाने वाले, बड़े छोटे, ठीक है, इधर से उधर से कहीं से भी, मतलब हम कितने भी वृत्त खींच सकते हैं मूल बिंदु से। मूल बिंदु से पास होने वाले वृत्तों की संख्या निश्चित नहीं है, अनिश्चित है। तो ये कैसा है, अपरिमित समुच्चय है। कैसा है, अपरिमित है। क्लियर है ये बात, ठीक है। ये समुच्चय कैसा है, अपरिमित है। नोट करेंगे, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे, नोट करिए। चलिए भैया अब क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आगे बढ़ते हैं। 4 में क्या बोला है कि दो समुच्चय है ए और बी, और आपको बताना है क्या ये दोनों समुच्चय बराबर हैं कि नहीं बराबर है। तो चलिए, दो समुच्चय के बराबर होने की कंडीशन क्या पढ़ी थी हमने पढ़ा था कि दो समुच्चय ए और बी बराबर तब होंगे जब दोनों के अवयव क्या होंगे, सेम होंगे ना, यही पढ़ा था। चलो, कहने का मतलब ये है कि जो ए के अवयव हैं वो बी में भी होने चाहिए, और जो बी के अवयव हैं वो ए में भी होने चाहिए। यही बात तो है, सिंपल सी, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है तो वो बराबर नहीं होंगे, और अगर ऐसा है तो वो दोनों समुच्चय बराबर होंगे, ठीक है। क्लियर है, चलो देखते हैं। तो क्या पहला समुच्चय ये दिया हुआ है, क्या ए और बी बराबर है? जरा देखो, इसका समुच्चय ए, इसमें है ए, बी, बी भी है, सी भी है, डी भी है। यहाँ इसका चेक करते हैं। अब इसका चेक करते हैं, क्या इसके सभी अवयव इसमें है? डी चेक करो, है, सी है, बी है, ए है। तो भैया इसके सारे अवयव इसमें हैं और इस समुच्चय के सारे अवयव इसमें हैं, तो इसका मतलब क्या, ए बराबर बी होगा। क्या भैया, ए बराबर बी होगा। क्लियर है ना भाई, सिंपल सी बात है। चलो अगला देखते हैं, आसान है ना। देखो इसमें भी वही काम। तो चलो देखें, क्या 4 इसमें है? यस है। 8 है। 12 नहीं है भैया, 12 नहीं है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि भैया जो समुच्चय ए है वो समुच्चय बी के बराबर नहीं है, ठीक है। क्योंकि जो 12 है, 12 जो है वो अवयव है सेट ए का, मतलब समुच्चय ए का अवयव है। बट लेकिन जो 12 है वो समुच्चय बी का अवयव नहीं है, ठीक है। तो समुच्चय बी का अवयव नहीं है, तो इसको ऐसा लिखते हैं, एप्सिलॉन बनाकर काट दीजिए, ठीक है। कहने का मतलब ये क्यों नहीं है भाई, बस एक अवयव मिल जाए आपको जो एक समुच्चय में हो दूसरे में नहीं हो, वही सिर्फ बता देगा क्या कि वो दोनों बराबर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो 12 है, ये जो 12 अवयव है, 12 है, वो समुच्चय ए में है लेकिन समुच्चय बी में नहीं है। कहने का मतलब समुच्चय ए का अवयव है लेकिन समुच्चय बी का अवयव नहीं है, बस बात खत्म, ठीक है। कुछ लोगों के मन में आएगा सर इसमें का 18 ले ले और इधर कर लो भाई। देखो अगर आप इधर से चेक करते हो तो 18 आप इसको लिख दो कि 18 जो है सेट बी का अवयव है,
लेकिन 18 सेट ए का अवयव नहीं है, वो भी सही है, ठीक है, ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक अवयव दिखाना है, कोई भी अवयव लेकर दिखा दो। चलो देखो इसमें देखो, लेकिन अच्छा कल एक बात हमने और बताई थी, समतुल्य समुच्चय, ठीक है, या यूँ कहें इक्विवेलेंट। तो देखो जरा ध्यान से, क्या ये दोनों क्या इक्विवेलेंट है? तो इक्विवेलेंट कैसे चेक करते थे? अवयवों की संख्या देखते थे, कार्डिनल नंबर्स देखते थे ना। तो देखो इसमें अवयव की संख्या कितनी है? 1 2 3 4, 4 है, और इसमें अवयव की संख्या 1 2 3 4, ठीक है। तो ये दोनों समतुल्य हैं, ठीक है, लेकिन बराबर नहीं है, ठीक है। तो हमने कल एक स्टेटमेंट भी आपको बताया था कि भाई समतुल्य समुच्चय, इक्विवेलेंट सेट जरूरी नहीं कि इक्वल सेट हो, बराबर सेट हो, ठीक है। या और एक बात और बताई थी कि जो बराबर समुच्चय है, इक्वल सेट है, वो जरूरी है, मतलब वो तो इक्विवेलेंट होगा ही, ठीक है। चलो चलिए यहाँ देखिए क्या है, यहाँ बोलता है 2 4 6 8 10, और ये वाला ये तो रोस्टर फॉर्म में दिया है, और ये क्या समुच्चय निर्माण विधि में दे दिया। देखिए क्या बोलता है, सभी x का समुच्चय जहाँ x सम धन पूर्णांक है। सम धन पूर्णांक मतलब धन पूर्णांक तो आपको पता है 1 से 1 2 3 4 5 6, और उसमें भी सम है, ठीक है। कहने का मतलब जो धन पूर्णांकों में से सम छांट लीजिए, ठीक है। और वो x दूसरी कंडीशन दिया है क्या, 10 से छोटी हो या 10 के बराबर हो। तो जरा चेक करो, अगर हम b को बनाना चाहें, देखना सम धन पूर्णांक, सबसे छोटी सम धन पूर्णांक 2 है भैया, एक तो है नहीं, एक तो सम है नहीं। धन पूर्णांक कहाँ 1 से शुरू होती ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 इनफाइनाइट तक। तो भैया एक तो है नहीं सम, एक सम नहीं है, लेकिन 2 है, 3 सम नहीं है, 4 सम है, 5 नहीं है सम, 6 सम है, 7 सम नहीं है मतलब विषम है, 8 सम है, 9 विषम है, 10 सम है, ठीक है, 11 विषम है, 12 सम है। लेकिन हमको 10 से छोटी या 10 के बराबर लिखना है ना, तो 12 तक नहीं जाएंगे, 10 पर आकर रुक जाएंगे। तो जरा चेक करो क्या इनके अवयव मैच करते हैं। 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है। अब इसके अवयव मैच करो, क्या इसके सारे अवयव इसमें हैं? चेक करो, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, ठीक है। देखिए आपको देखकर ही पता चल रहा है, लेकिन एक तरीका होता है भाई, जरूरी नहीं कि आप भाई देखकर ही हर जगह बता दो, कभी कभी मिस्टेक हो जाता है, ठीक है। मतलब क्वेश्चन चेंज कर दिया, तो आपको तरीका पता होना चाहिए ना कि इक्वल कैसे हम देखते हैं, वो तरीका मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। चलिए, तो यहाँ दोनों के अवयव बराबर है, इसका मतलब सेट ए सेट बी के बराबर है, ठीक है, वरना तो देखकर ही पता चल रहा है कि हाँ बराबर है, ठीक है ना। चलो अब देखो अगला, देखो जैसे कि अगर हम आपसे कह दें, देखो ध्यान से देखो, एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। ये एग्जांपल है, ठीक है, कि दोनों साइड से चेक करना क्यों जरूरी है। जैसे ए हमने ले लिया 1 2 3, बी ले लिया 1 2 3 4, ठीक है। अब आपने कहा सर ए वाले देख लेते हैं, अगर बी में है तो बराबर है। तो देखो अगर ए 1 है 2 है 3 है, ठीक है। अब आप कहोगे बराबर है, लेकिन क्या बराबर है? नहीं। अब इधर से चेक करो, अब इस साइड से चेक करो, 1 है, यस है, 2 है, 3 है, 4 नहीं है भैया, नहीं है ना, तो बराबर, ये दोनों बराबर नहीं है ना। क्लियर है भाई, इसलिए कहता हूँ दोनों साइड से। यहाँ आप कहोगे सर ये भी देखकर पता चल जाएगा, तो ये छोटी नंबर्स हैं, ठीक है। जैसे आपको बहुत बड़ी बड़ी नंबर्स दे दिया, लंबा समुच्चय दे दिया, तब क्या करोगे, ठीक है। तो उस केस में चलिए, ये एग्जाम्पल था, इसको हटा देते हैं। चलो थर्ड हो गया, फोर्थ देखते हैं। यहाँ क्या बोलता है कि सभी x का समुच्चय है जहाँ x 10 का एक गुणज है, ठीक है। और इधर क्या दिया है? 10 15 20 25 30। तो देखो x क्या बोलता है, ये कैसा होगा जरा चेक करो। ये होगा क्या, 10 का गुणज है ना, तो भैया 10 का गुणज 10 20 30 40 ऐसे ही एंड सो ऑन, ये बढ़ता चला जाएगा ना। क्लियर है। तो क्या ये बताओ, क्या इसके सारे अवयव इसमें हैं क्या? नहीं है ना। देखो 10 है 20 है 30 है 40 भी होगा, इसमें आगे बढ़ोगे, लेकिन इसका अवयव देखो 15, ठीक है। 15 बी में है, लेकिन क्या 15 ए में है? नहीं है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ इसको तो आप लिख ही लेंगे ऐसे, ठीक है। तो भाई ए जो है वो बी के इक्वल नहीं है, और ऑब्वियस है, देखो सिंपल सी बात है, ये 10 का गुणज है। चेक करो क्या ये भी 10 का गुणज है क्या? 10 के बाद 15 आ गया, 15 तो 10 का गुणज नहीं होता ना, तो बात ही खत्म हो गई यहीं से। देखो ध्यान से भाई, सिंपल सी बात है, आपको कुछ नहीं करना। आपने यहाँ देखा कि ये 10 का गुणज है, चेक करो क्या समुच्चय बी भी 10 का गुणज है क्या?
तो देखा हमने 10 है 15 भैया 10 तो 10 का गुणज है, लेकिन 15 क्या 10 का गुणज है? नहीं है। तो ये सेट ए सेट बी के बराबर नहीं होगा, समुच्चय ए समुच्चय बी के बराबर नहीं होगा। नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में भी आपको क्या समान युग में बताना है, कौन सा समान है कौन सा असमान है। ठीक है, चलिए देखिए इसमें क्या है, पहले क्वेश्चन में बोलता है समुच्चय ए किसके दो अवयव हैं, 2 और 3। ठीक है, और समुच्चय भी देखिएगा क्या कहता है, सभी x का समुच्चय जहां x समीकरण x² + 5x + 6 = 0 का एक हल है। तो चलो पहले ये समुच्चय जो कि हमारा क्या सेट बिल्डर फॉर्म में समुच्चय निर्माण विधि में लिखा हुआ है, इसको रोस्टर फॉर्म में बदलते हैं। ठीक है, चलिए बदलते हैं, पहले इसको हल कर लेना भैया। x² + 5x + 6 = 0। तो देखो 2 ताई 6 होता है और 3 2 5 होता है, तो x² + 3x + 2x + 6 = 0। x कॉमन ले लेंगे, x + 3, यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, x + 3, इन दोनों टर्म से x + 3 कॉमन ले लीजिए, यहाँ क्या बचेगा x, यहाँ बचेगा प्लस का 2 = 0। दो टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन क्या है, 0 के बराबर है, तो एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे तो -3 आएगा, एक बार इस टर्म को 0 के बराबर करेंगे तो -2 आएगा। चेक कर लो भाई, यही है तो आएगा। तो जो b है इसके कौन कौन से आए भाई, -2 आया और -3 आया कि नहीं आया भाई। ठीक है, अब जरा ये बताओ क्या समुच्चय a और समुच्चय b दोनों के अवयव समान है क्या? देखो यहाँ 2 और 3 है, यहाँ -2 और -3 है, तो नहीं है भैया। a देखो ध्यान से देखो, समुच्चय a समुच्चय b के बराबर नहीं है, लिख लो, क्योंकि अवयव समान नहीं है। क्या भैया, अवयव समान नहीं है। ठीक है, इसी को और मैथमेटिकल भाषा में अगर आप दिखाना चाहते हो तो देखो यहाँ 2 है और यहाँ 2 नहीं है, तो आप इसको लिख सकते हो क्या कि 2 जो है 2 समुच्चय A का अवयव है, लेकिन भाई चाहे वैसे लिख लो डायरेक्ट, आप चाहे ऐसे लिखो, ऐसे लिखोगे ज़्यादा बेटर रहेगा। क्या 2 समुच्चय A का अवयव है लेकिन 2 समुच्चय B का अवयव नहीं है, 2 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट B। ठीक है, इसलिए A समुच्चय A समुच्चय B के बराबर नहीं होगा। क्लियर है भाई, ये चाहे आप डायरेक्ट ऐसा लिख लो, ठीक है, चाहे आप ऐसा लिख लो, ये ज़्यादा बढ़िया लगता है। ठीक है, मेरे हिसाब से। चलिए देखिए दूसरे क्वेश्चन में देखो यहाँ क्या बोल रहा है, सभी x का समुच्चय जहाँ x शब्द फॉलो का एक अक्षर है। तो सिंपल सी बात है, ये सेट बिल्डर फॉर्म है, पहले रोस्टर फॉर्म में चेंज करो, f लिखो, o लिखो, l लिखो, फिर o रिपीटेशन नहीं होगा, w लिखो। वैसे ही इसके ये क्या कह रहे हैं, y सभी y का समुच्चय जहाँ y शब्द वुल्फ का एक अक्षर है, इसका भी क्या रोस्टर फॉर्म बना लीजिए और उसके बाद दोनों को कंपेयर कर लीजिए। ये क्वेश्चन आप अपने से करिएगा। ठीक है, चलिए नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें से भी आपको समान समुच्चयों के युग में छांटने हैं, बताने हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं भाई। अब तो समान समुच्चय पहचानना आपके लिए हलवा हो गया होगा। ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया होगा, हलवा होने का मतलब समझ में आ गया होगा। अब आप छांट सकते हो, चलो लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। देखो पहले समुच्चय A देखा, इसमें क्या है, 2 है, 4 है, 8 है, 12। अब चेक करो क्या समुच्चय A का इन सभी के साथ, क्या ये किसी के साथ इक्वल है? समुच्चय A का B के साथ चेक करो। समुच्चय यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, 4 है, 4 है, 8 है, नहीं है 8, तो A B के बराबर नहीं है। अब A का C के साथ चेक करो, 2 है, यहाँ 2 है ही नहीं, A का C के साथ भी नहीं बनेगा। अब A का D के साथ चेक करो, 2 है, इसमें 2 है, 4 है, 4 है, 8 नहीं है। ठीक है, E के साथ चेक करो तो भैया नहीं है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है ही नहीं। F के साथ चेक करो, यहाँ 2 है, यहाँ 2 नहीं है। ठीक है, इसके साथ G के साथ चेक करो, यहाँ 2 है, नहीं है भाई, तो A किसी के साथ भी इक्वल नहीं है। ठीक है, अब B चेक करते हैं, B किसी के साथ इक्वल है क्या, जरा चेक करो। 1 है C के साथ, C के साथ चेक करो, 1 है इसमें 1 नहीं है, तो ये B C के इक्वल नहीं होगा। तो D के इक्वल चेक करो, 1 है, 1 है, 2 है, 2 है, 3 है, 3 है, 4 है, 4 है। तो क्या कह सकते हैं क्या कि B और D क्या होंगे, बराबर होंगे। क्लियर है, चलो अब B का E के साथ चेक करो, तो भाई इसमें 1 है, 1 है, 2 है, 2 नहीं है। चलो B का F के साथ, तो दिख रहा है 1 है, 1 नहीं है। B का साथ G के साथ 1 है, 1 है, 2 है, 2 नहीं है। तो भैया B का और किसी के साथ चेक नहीं होगा। अब C का चेक करो, C का 4 है, D के साथ चेक किया तो 4 है, 4 है, 8 है, लेकिन 8 इसमें नहीं है।
ठीक है। अब सी का ई से चेक करो, ठीक है, सी का ई से चेक करो तो भैया 4 है, 4 नहीं है, तो सी ई के इक्वल नहीं होगा। अब सी का एफ से चेक करो, 4 है, 4 नहीं है, तो ये ई एफ के इक्वल भी नहीं होगा। सी का जी से चेक करो, नहीं होगा, दिख ही रहा है, चलो सी का भी नहीं है। अब डी का चेक करो, डी का किसके साथ इक्वल है, डी क्या इनमें से नीचे किसी के साथ इक्वल है, दिख रहा है, यहाँ 4 अवयव है, यहाँ 2 है, कभी इक्वल नहीं होगा, छोड़ दो। ई चेक करो, ई यहाँ -1 है, एफ से चेक करो, इसमें नहीं है -1, नहीं होगा इक्वल। एफ का जी के साथ चेक करो, -1 है, -1 है, 1 है, 1 है, तो क्या कह सकते हैं ई और जी इक्वल है, क्या भैया कह सकते हैं ना, यस। एफ का जी के साथ चेक करो, नहीं होगा इक्वल, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों पेयर, एक ये और ये, ठीक है, क्या ये और ये, ठीक है, दो बी डी के समुच्चय बी समुच्चय डी के इक्वल होगा, समुच्चय ई समुच्चय एफ के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि इनके अवयव समान हैं, इन दोनों समुच्चयों में अवयव समान हैं, ठीक है, इसलिए क्या भाई समुच्चय बी समुच्चय डी के इक्वल होगा, समुच्चय ई समुच्चय एफ के इक्वल होगा। आई थिंक ये क्लियर होगा क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। चलिए नोट करिए, अगले लेक्चर में हम लोग फिर से मिलेंगे तो एक्सरसाइज 1.3 के इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, ठीक है। तब तक खुश रहिए, पढ़ते रहिए।